हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो कोई भी सिस्टम जितनी निश्चित थर्मोडायनेमिक स्टेट्स में रह सकता है उसे उस सिस्टम की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि एक तंत्र निश्चित ऊष्मागतिक अवस्था में जितने प्रकार से रह सकता है उसे हम उस सिस्टम की ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं और इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। ऊष्मागतिक प्रायिकता को एक भौतिक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे कोई लकड़ी का एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि दो भागों में बटा हुआ है। अब प्रत्येक भाग में दो गेंद रखी जा सकती है, ठीक है। यानी कि बॉक्स में गेंद रखने के प्रत्येक भाग में दो दो स्थान है, यानी कि हम बोलेंगे 4 रिक्त स्थान है टोटल। प्रत्येक भाग में 2 रिक्त स्थान है। तो अब हम मानते हैं कि एक बॉक्स में 2 गेंदें रखनी हैं, ठीक है। तो इन गेंदों को रखने के लिए क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है जिसे हम निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जहाँ पर जो डार्क सर्कल है वो आपको बता रहा है कि इस जगह बॉल रखी हुई है, और जो खाली सर्कल है वो ये बता रहा है कि यहाँ जो बॉल रखने का जो स्थान है, गेंद रखने का जो स्थान है वो खाली है, वहाँ पर बॉल रखी हुई नहीं है। तो जैसा कि पहले वाले में हम देख रहे हैं डायग्राम में कि बॉक्स के चूँकि 2 पोर्शन है जहाँ पर बॉलें रखी जा सकती है और प्रत्येक पोर्शन में 2-2 जगह है बॉल को रखने की। तो पहले वाले डायग्राम में जो है एक ही पोर्शन में दोनों बॉलें रखी हुई है। दूसरे डायग्राम में जो है आपके प्रत्येक पोर्शन में एक एक बॉल रखी हुई है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इनमें पहले पोर्शन में पहले वाले स्थान में बॉल रखी हुई है और दूसरे पोर्शन में भी पहले वाले स्थान में बॉल रखी हुई है। तीसरे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पहले पोर्शन में पहले वाले स्थान पे बॉल रखी हुई है, जबकि दूसरे पोर्शन में सेकंड पोजीशन पे आपके बॉल रखी हुई है। जो आपके चौथे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि पहले पोर्शन की सेकंड पोजीशन पर और सेकंड पोर्शन की फर्स्ट पोजीशन पे बॉल रखी हुई है, और पांचवें डायग्राम में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पोर्शन की तो सेकंड पोजीशन पर और सेकंड पोर्शन की भी सेकंड पोजीशन पे बॉल रखी हुई है, और छठे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दोनों ही जो बॉलें हैं वो सेकंड पोर्शन के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड जो लास्ट वाला डायग्राम में यानी कि पहला और जो छठा डायग्राम है उसमें हमने देखा कि दोनों बॉलें 2 पोर्शन में से किसी एक पोर्शन में रखी हुई है, ठीक है। पहले डायग्राम में तो दोनों बॉलें फर्स्ट पोर्शन में रखी हुई है, जबकि जो लास्ट वाला डायग्राम में छठा डायग्राम उसमें दोनों ही बॉलें जो है आपके सेकंड पोर्शन में रखी हुई है। जबकि बीच वाले जो 4 डायग्राम हैं उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों गेंदों की बॉक्स के दोनों पोर्शन में ही रहने की प्रायिकता ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं कि 4 डायग्राम है प्रत्येक बॉल के प्रत्येक पोर्शन में रहने की, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि 4 स्थितियों में जो है वो लगभग एक रूपता बनी हुई है, यानी कि प्रत्येक भाग में एक एक गेंद भरी हुई है। यानी कि हम बोलेंगे कि गेंदों की जो पोजीशंस में एक रूपता की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/6, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है 6, तो गेंदों की स्थितियों में एक रूपता की प्रायिकता हो गई 4/6, ठीक है। जबकि बॉक्स के किसी एक ही पोर्शन में दोनों गेंदों के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, केवल 2/6। यानी कि हम कहेंगे कि बॉक्स के प्रत्येक भाग में गेंद के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है बॉक्स के किसी एक भाग में गेंदों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी से क्या है, ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही हम बोलेंगे कि जो एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर का मेजरमेंट होती है, जो कि हम जानते हैं इनकी अधिकतम अव्यवस्था तभी प्राप्त होती है जबकि अणु अधिकतम संभव स्थितियों में वितरित हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। जितना ज़्यादा रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, अणुओं का जितना अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है, जितनी संभव स्थितियाँ पॉसिबल हो सकती है अणुओं की, उतने में अगर वो वितरित रहते हैं तभी अपन को मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस प्राप्त होगी। यानी कि हम बोलेंगे कि ऊष्मागतिक प्रायिकता उच्चतम होनी चाहिए, तभी एंट्रोपी का मान भी उच्चतम होगा।
ठीक है। यानी कि किसी प्रक्रम में एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता साथ साथ बढ़ती है, अतः साम्य अवस्था को अधिकतम प्रायिकता की स्थिति हम मान सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है और वो साम्यावस्था की ओर बढ़ता है, यानी कि वो अधिकतम प्रायिकता की स्थिति की ओर बढ़ता है। इस प्रकार यदि किसी प्रक्रम को यदि हम फ्री छोड़ दें तो वो साम्यावस्था की ओर अग्रसर होता है। अब हम जानते हैं कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, उनमें एंट्रोपी क्या होती है, लगातार बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो नेचुरल प्रोसेस है या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो हमेशा लेस प्रोबेबिलिटी स्टेट से मोर प्रोबेबल स्टेट की ओर बढ़ता है। ठीक है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी में क्या है, डायरेक्ट संबंध है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है, यानी कि एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब माना कि दो तंत्र जिनकी एंट्रोपी S1 और S2 है, तो इनकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, W1 और W2। अब जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, अतः संयुक्त तंत्र की, यानी कि जो दो तंत्र हैं उन दोनों को मिला करके जो संयुक्त तंत्र बनेगा उसकी एंट्रोपी S का मान कैसे लिखेंगे, दोनों तंत्र के एंट्रोपी का क्या हो जाएगा, योग, यानी कि S बराबर S1 प्लस S2, या हम कह सकते हैं कि FW1 प्लस FW2। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता का ही फलन है, इसलिए ऊष्मागतिक प्रायिकता का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं ऊष्मागतिक प्रायिकता का तो योग हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी जो है वो आपके ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन है। ठीक है, और एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि जब दोनों सिस्टम की एंट्रोपी जुड़ेगी तो उनकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी एंट्रोपी के रूप में। ठीक है, अब है आपकी प्रायिकता जो है वो एक मल्टीपल फैक्टर है, इनके जो परिणामी तंत्र है उसकी जो फाइनल जो आपकी प्रोबेबिलिटी वो हम कैसे लिखेंगे, W बराबर W1 गुणा W2। ठीक है, यानी कि समीकरण आपके 120 और 121 से हम S और W के मान समीकरण 119 में रखेंगे, यानी कि FW1 प्लस FW2 जो कि क्या है, आपके संयुक्त तंत्र की एंट्रोपी, यानी कि S1 प्लस S2, और एंट्रोपी जो है वो ऊष्मागतिक प्रायिकता का फलन है, इसलिए जो है दोनों तंत्रों की ऊष्मागतिक प्रायिकता जो है वो यहाँ पे जुड़ गई, क्योंकि एंट्रोपी जो है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का ही फंक्शन है, बराबर FW1 गुणा W2, जहाँ प्रायिकता जो है एक मल्टीपल फैक्टर है, तो यहाँ पे W1 गुणा W2, जो W जो है वो संयुक्त तंत्र की एंट्रोपी है और W1 और W2 जो है दोनों तंत्रों की एंट्रोपी है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की करेक्टनेस के लिए ये जो फलन आपके आया है वो लॉग में आना चाहिए, इसलिए S बराबर क्या हो जाएगा, K ln W प्लस C, जहाँ पर C जो है वो कांस्टेंट है और K जो है वो भी कांस्टेंट है, और ये माना गया है कि K जो है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, अब जो है मैक्स प्लांक ने सन 1912 में C का मान 0 बताया, तो समीकरण क्या रह गई, S बराबर K ln W। ठीक है, तो इस समीकरण को हम बोलते हैं बोल्ट्जमान प्लांक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि परम शून्य ताप पर जो पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उसमें केवल एक ही व्यवस्था संभव है। ठीक है, यानी कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है उसमें जो फुल क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, उनमें जो आपके बोलेंगे हम कि डिसऑर्डरनेस मिनिमम है, क्योंकि अरेंजमेंट जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, पॉसिबल अरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, या हम बोल रहे हैं कि क्रिस्टलाइन नेचर के जो सब्सटेंस है एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर उनमें केवल एक ही प्रकार की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर किसी भी जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनकी एंट्रोपी क्या होती है, ज़ीरो होती है, और यही आपके थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी
और एंट्रोपी में सीधा संबंध है। जैसे जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि अणुओं के विभिन्न प्रकार के विन्यासों में वितरित होने की संभावना बढ़ेगी, यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, बेतरतीबी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके जो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। मतलब कि जो आपका जो प्रोसेस है वो नेचुरल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, इरिवर्सिबल होगा। ओके।